प्यारे विद्यार्थियों, पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। आज लेक्चर 5.3 चालू करेंगे। अपना 12th मैथ के अंदर 5वां चैप्टर प्रतिलोम आव्यूह व रैखिक समीकरण चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ मैं थ्योरी और क्वेश्चन आंसर एक साथ करा रहा हूँ। थ्योरी भी कभी बीच में आएगी तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कल आपको बताया था आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकालना है, तो उसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एक आव्यूह द्वितीय क्रम का दिया गया है त्रिकोणमिति की फॉर्म में। आपसे कहता है सिद्ध कीजिए एटी का ए इनवर्स से गुणा। ए इनवर्स मतलब ए का प्रतिलोम, एटी का ए इनवर्स से गुणा अगेन एक 2/2 का आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में त्रिकोणमितीय रूप में सारणी बनाना है। तो किस तरह से बनेगा? सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो होगा इनवर्स निकालने का। सबसे पहले हम गणना करेंगे ए इनवर्स निकालने की। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए, ढंग से देखिए। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जब थ्योरी की बात आती है तो थ्योरी के अंदर आपका फुल कमांड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लेक्चर 5.2 और 5.1 में थ्योरी से अवगत कराया था। थ्योरी अभी काफी बाकी है इस चैप्टर की। बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे देखिए आप लोग। सॉल्यूशन में कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ए इनवर्स ज्ञात करूंगा, तो मैं एक हेडिंग की फॉर्म में लिख रहा हूं ए इनवर्स के लिए। इस तरह की हेडिंग आप बना सकते हैं कि हम पहले ए इनवर्स ही निकालेंगे। हमारे पास जब ए इनवर्स आ जाएगा तो केवल एटी का ए इनवर्स से गुणा करना है, कैलकुलेशन करनी है, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। ए इनवर्स का कैसे मान निकलेगा, लिख रहा हूं। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 ना हो। तो सबसे पहला काम मेरा इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। डिटर्मिनेंट ए 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। सिंपल है बिल्कुल। ये 1 पहले इधर गुणा माइनस tan स्क्वायर अल्फा हुआ, एक माइनस हमारा फॉर्मूले का, तो tan स्क्वायर अल्फा हो गया। मैं इसे बराबर लगा करके sec स्क्वायर अल्फा भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो सारणी ए की वैल्यू आई वो आई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर sec स्क्वायर अल्फा। ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 के इक्वल ये नहीं है। लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है या अस्तित्व होगा, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब ए इनवर्स का हम फॉर्मूला अब जाकर के बताएंगे। पहले आपको ए इनवर्स का सूत्र नहीं लिखना है। तो ए इनवर्स का मेरा सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए। कंडीशन क्या थी? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अशून्य। तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए की कैलकुलेशन करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको किस तरह से बताया है, ये मैं इक्वेशन 1 डाल के छोड़ रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए इस सारणी के अंदर 4 मेंबर हैं, तो चारों मेंबर के सहखंड निकलेंगे 11, 12, 21 और 22, और उसका ट्रांसपोज होगा। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। अब किस तरह से A11, A12, A21 और A22 निकलेगा वहां देखिए आप लोग। तो सबसे पहला काम A11 की वैल्यू लिख रहे हैं। A11 मैंने आपको किस तरह से समझाया था, इसको ढंग से समझिए। 2/2 का है। A11 का मतलब ये पहला मेंबर 1, ये जिस पंक्ति में वो खत्म, और ये जिस रो में है ये रो खत्म पहली और ये कॉलम खत्म। तो इसके सामने वाला एक ही मेंबर बचेगा। यानी
जब मैं सहखंड निकालता हूं तो सारणिक का क्रम एक डाउन हो जाता है। 2/2 की है तो जो नई सारणिक उप सारणिक बनेगी, जो नए सहखंड बनेंगे वो आपके एक क्रम डाउन के बनेंगे। जैसे 2/2 के, तो अब जो इनके सहखंड होंगे वो सब 1/1 के होंगे। जब 3/3 की सारणिक होती है तो उसके सहखंड जो 9 मेंबर के सहखंड होते हैं वो 2/2 के होते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? पहला प्लस का प्लस किस तरह से हुआ? चिन्ह वही, प्लस माइनस माइनस प्लस, या आप आई और जे का योग सम है तो प्लस लगाइए, योग विषम है तो माइनस लगाइए। तो ये खत्म 1 बचा, इसकी वैल्यू 1 आई। इसी तरह से हमने A12 निकाला, आई और जे का जोड़ विषम, तो ये माइनस का आएगा। इस सारणी के अंदर एक ही मेंबर बचेगा इसके लिए, तो ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस का tan अल्फा आएगा। इसके अंदर लिखा माइनस tan अल्फा, तो ये आपका बन गया tan अल्फा, प्लस का हो गया। अच्छे से ये वीडियो लेक्चर को देखिए। इसी तरह से आपको वहां बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंट भी इसी तरह से करना है, कोई भी आपको गलती नहीं छोड़नी है। A21 की बात करें तो A21 फिर माइनस का होगा, आई और जे का जोड़ विषम माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका वो नंबर है 21, ये खत्म और ये खत्म, केवल tan अल्फा बचा, यहां लिखा tan अल्फा। तो जब एक ही मेंबर होता है सारणी के अंदर तो उसका हल वो स्वयं मेंबर ही होता है, ऐसा आपको पहले बता चुका हूं। तो ये माइनस का tan अल्फा आया और लास्ट में आया A22 प्लस का होगा। A22 के लिए ये A22 है, ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म, ये एक बचा आपका, इस एक को यहाँ लिखा तो ये वापस एक आया। ये चारों के चारों मेंबर को वापस मैं यहाँ रखूंगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, पहले एक बार मेंबर रख रहा हूं 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और अगेन 1, और इसका किया हमने ट्रांसपोज। अच्छे से देखिए, बराबर ये आया, R1 को C1 में लिखेंगे, ट्रांसपोज हटा रहा हूं 1 और tan अल्फा इधर आ जाएगा। R2 को C2 में लिखें तो माइनस tan अल्फा और 1 यहां आ जाएगा। ये समीकरण नंबर मैंने डाल दी 2, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमारे पास ये ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो किस तरह से लगेगा? ए इनवर्स बराबर क्या करना है, इस एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ए का भाग देना है। डिटर्मिनेंट ए क्या है आपकी? sec स्क्वायर अल्फा, या ये लिख दें तो ज्यादा बेटर है 1 + tan स्क्वायर अल्फा। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास सूत्र बनेंगे cos 2 अल्फा के, sin 2 अल्फा के, जो सूत्र बनेंगे उसके नीचे होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो यही का यही मान लिख रहा हूं, 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा। ये देखिए भाग दिया है, डिटर्मिनेंट ए का भाग, आपको कल भी बताया था भाग किस तरह से देना है, पूरे के नीचे बटा नहीं लगाना है। तो और एडजॉइंट लिखा तो ये आया 1 - tan अल्फा, tan अल्फा 1, ये इनवर्स हुआ। अब आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, 80 का ए इनवर्स से आपको प्रोडक्ट करना है। वो प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप बोर्ड पे देखिए, मैं आपको इसका प्रोडक्ट निकाल के बताता हूं। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, एक बार मैं इस तरह की इस जगह को हटा रहा हूं। प्रोडक्ट के लिए 80 और ए इनवर्स का प्रोडक्ट, ये अभी अपन ने ए इनवर्स निकाला है। अब लिख रहे हैं हम 80 का ए इनवर्स से गुणा, तो 80 की वैल्यू लिख रहा हूं 1 tan अल्फा - tan अल्फा
और 1 का ट्रांसपोज। ए इनवर्स ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और एक द्वितीय क्रम का अवयव 1 माइनस tan अल्फा और अगेन 1। बड़े सावधानी से देखिए, जो गणित है, गणित में बोर्ड पे देखना और टीचर की बात सुनना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कोई सब्जेक्ट हो थोड़ा बहुत आप इधर उधर देख सकते हो। जो बच्चा गणित में अगर बोर्ड से इधर भी हिल गया तो वो प्रॉब्लम में आता है। ढंग से समझिए। अब गुणा किस तरह से होगा, ये पहले बीच में एक मेंबर है, जैसे एक सारणी, एक अवयव ये है, बीच में 5 है, एक दूसरा अवयव ये है 2 3 0 1 4 9 1 7। तो ये 5 पहले आप बाहर निकालोगे, 5 बाहर आएगा, 2 3 0 1 4 9 1 7। अब ये दोनों गुणा होंगे। तो अचर राशि हो जिसका कोई भी अवयव से लेना देना नहीं हो, पहले बाहर लिख सकते हो। तो अपन एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही काम करें। क्या कर रहे हैं, ये 1/, देखिए 80 का a इनवर्स से गुणा, तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो आ गया बाहर। अब पहले ये लिखना है, तो ट्रांसपोज का निशान भी हटा रहा हूं, 1 और tan अल्फा तो आ गया यहाँ R1 C1 में, और R2 को C2 में लिख दिया। और ये अवयव ऐसा कैसा, 1 माइनस tan अल्फा और 1। अब गुणा करेंगे 2/2 का, 2/2 से जब गुणा होगा नया भी 2/2 का आएगा। कैसे, 2/2 का 2/2 से गुणा, तो इस पहले में स्तंभ, दूसरे में पंक्ति समान, नए का क्रम ये बचा 2/2, तो नए का क्रम भी 2/2 बचा। तो कैसे गुणा करेंगे, 80 गुणा a इनवर्स बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। R1 C1 गुणा कर रहा हूं, अच्छे से देखिए। 1 का 1 से, इसका इससे, 1 का 1 से 1, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा हुआ। अब कर रहा हूं R1 का C2 से, तो ये माइनस tan अल्फा और ये माइनस tan अल्फा, माइनस के 2 tan अल्फा हो गए। अब नंबर लगेगा R2 का गुणा इससे करेंगे C1 से, तो ये 1 tan अल्फा 2 tan अल्फा हुआ। R2 का C2 से गुणा, देखिए आप, माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हुआ, तो मैं यही लिख देता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। बात एक ही है। अब ऐसा क्यों लिखा है, ये रीजन कोई समझता है क्यों लिखा है ऐसा, ये क्यों नहीं लिखा माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1? ये समझने वाले समझते हैं, बाकी जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता ना, वो फिर कहता है कि सर ये आगे क्यों नहीं लिखा। तो बेटा ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला अभी मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, आप उसको आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 80 का a इनवर्स से गुणा। अब मैंने आपको बता रखा है, अवयव के बाहर कोई भी मेंबर हो, वो अवयव के अंदर जाएगा तो हर मेंबर से जाकर के गुणा होगा। तो ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को अंदर ले जाऊंगा, सबसे गुणा होगा, क्या बनेगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये पहला मेंबर, देखिए आप, इसका गुणा इससे करेंगे, माइनस 2 अलग लिख दिया, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये देखिए, अब आपको यहाँ सूत्र दिखने चाहिए, वो सूत्र लिखे हुए हैं, ये इसी का गुणा इसमें किया, 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा,
और ये इससे गुणा हुआ तो आया 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। अब बात करते हैं 11th क्लास की 11वीं के अंदर आपको त्रिकोणमिति में सारे फॉर्मूले विद सत्यापन अच्छे से समझाए थे और मैंने आपको बेटा एक ही बात कही थी, जिस बच्चे की त्रिकोणमिति स्ट्रॉन्ग है वो कहीं भी गणित में मात नहीं खा सकता। त्रिकोणमिति एक ऐसी चीज है जो कहीं भी आ सकती है, किसी भी चैप्टर में आ सकती है। देखिए चैप्टर चल रहा है सारणी का और त्रिकोणमिति चल रही है, तो जब तक सूत्रों का ज्ञान नहीं आप लिख भी नहीं सकते। तो ये जो पहले पहले लिखा हुआ है ये आपका फॉर्मूला है cos 2 अल्फा का। तो लास्ट लाइन आई AT का A इनवर्स से गुणा, पहला फॉर्मूला cos 2 अल्फा का। ये फॉर्मूला काहे का है? ये है sin 2 अल्फा का। ये माइनस को तो छोड़ो, ये वापस sin 2 अल्फा, तो माइनस sin 2 अल्फा और ये वही cos 2 अल्फा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 10। प्यारे विद्यार्थियों देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11। आपको मेरे वीडियो लेक्चर में प्रश्न उत्तर आगे पीछे मिलेंगे, यानी जो क्वेश्चन ये अभी 11वां है तो 10वां हो सकता है, इससे बाद में आए या इससे पहले आ जाए, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप केवल क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कनेक्टिव वे में चलेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये काफी बड़ा सवाल है, तो मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 11वां 12वां 13वां और 14वां। मेरा ऐसा मानना है कि इनमें से आपसे इन तीन में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। जो 11th नंबर का क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं, कोई भी एक पार्ट आपको वो प्रूव करवा सकता है, सिद्ध आपको करना होगा। तो अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है ये हमारी प्रमेय थी, हम इसे सिद्ध भी कर चुके हैं। इसे अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जब सिद्ध किया था तो मैंने मानक रूप लेकर के किया था, अब हमें यहाँ इसको प्रूव करना है। तो देखिए आप, हर क्वेश्चन के अंदर हमें इनवर्स चाहिए, यहाँ इनवर्स चाहिए, यहाँ इनवर्स चाहिए, यानी ए का प्रतिलोम आपको निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया तो प्रतिलोम ज्यादा दूर नहीं होता है। और इस क्वेश्चन 11 में भी कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम तो आपका होगा इस सवाल के लिए ए इनवर्स का मान ज्ञात करना। तो ए इनवर्स किस तरह से निकालेंगे देखिए आप, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, हल 11वें क्वेश्चन को पहले हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं ए इनवर्स के लिए। बोर्ड पे आपको अच्छे से दिमाग लगाना है, बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को समझना है। कोई अगर कैलकुलेशन भी है तो आपको खुद उसको कॉपी पेन लेकर आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। केवल ऐसा ना हो कि हमने वीडियो देखा और फोन को हमने एक साइड में रख दिया, या हमने लैपटॉप में देखा उसको एक साइड में रख दिया। सफलता तभी मिलेगी जब आप निरंतर प्रयास करोगे, बराबर मेहनत करोगे, वरना आपको फिर वही बात कहनी पड़ेगी। मैं बार बार नहीं कहना चाहता, जो बच्चा 100 में से 100 नंबर लाता है उसके अंदर काबिलियत कितनी होती है कि वो रेगुलरिटी में भी चलता है। अच्छा बच्चा भी है प्लस रेगुलरिटी, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रेगुलर काम करो, रेगुलर आप दिमाग लगाओ, रेगुलर पढ़ो। देखिए ए इनवर्स की पहले बात करते हैं। ए इनवर्स को अपन किस तरह से निकालेंगे? तो मेरे को ये कहता है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स का हमारा सूत्र होता है, लेकिन हम पहले फॉर्मूले को नहीं लिखते। हम क्या कहते हैं, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा कब होगा? यदि डिटर्मिनेंट एक अशून्य हो। अब सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालो, बड़ा सिंपल है। देखिए आप कोज माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोज एल्फा 0 0 0 1,
C1 को मैंने बाहर लिखा, सारूस विधि लगाऊंगा, C1 को बाहर लिख दिया, C2 को भी बाहर लिख दिया। आप प्रसार भी कर सकते हो, सारूस विधि भी लगा सकते हो। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम विकर्ण गुणा करेंगे ऊपर से नीचे, डायगोनल पहले का गुणा कर रहा हूं। देखिए आप ऊपर से नीचे जब गुणा करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा बनेगा, ये लिखा cos स्क्वायर अल्फा। दूसरे विकर्ण का जब आप गुणा करोगे, देखिए गुणा मेरी उंगली की तरफ देखिए, शून्य है। तीसरे डायगोनल का गुणा किया, शून्य है। तो लिखना चाहो तो लिखो, ज्यादा अच्छा तो है कि लिख के बताओ, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। अब नीचे से ऊपर के डायगोनल, पहला 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो डिटर्मिनेंट A तो आपका बन गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 1 आ गया। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट A शून्य है, अतः A इनवर्स का अस्तित्व होगा। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिखा हुआ है। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर ये एक साथ इतने क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं हटा दूंगा दूसरा करूंगा, सब कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहला मतलब तो यह आया A इनवर्स का अस्तित्व है। अब जब A इनवर्स का अस्तित्व हो जाता है तो हम बताते हैं कि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A, जहां डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नॉन जीरो, ये नंबर 1 2 कुछ ही डाल दो आप। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। देखिए एडजॉइंट ऑफ A यहां भी काम आएगा, सब एक जैसे क्वेश्चन है। आप अब कई बच्चे ये देख रहे हैं कि ये एफ एल्फा लिखा, एफ एल्फा क्या है, आप इसको छोड़ो, इसकी बात अपन कर लेंगे। आप ये समझो A बराबर ये मैट्रिक्स है, ये एल्फा वेरिएबल में दिया गया है। अगर मैं यहां लिख दूं एफ थीटा, तो यहां हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं लिख दूं एफ आर, अब आर छोटा लिखा तो यहाँ कोज स्मॉल आर माइनस साइन स्मॉल आर, साइन आर कोज स्मॉल आर। अगर मैं यहां लिख दूं एफ एक्स, तो ये हो जाएगा कोज एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कोज एक्स। इतनी सी बात है, उसको आप छोड़ो, अभी वो बात आई नहीं। अपन पहले A इनवर्स निकाल रहे हैं। आप A इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखिए अच्छे से, मेरे क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पूरा जब वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। उसी के बेसिस पे नोट्स हैं, नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरह से काम करना है। तो A इनवर्स में अब सबसे पहला काम होता है एडजॉइंट निकालने का। तो एडजॉइंट का जो अपना सूत्र है वो होता है, अपना जो एडजॉइंट का फॉर्मूला है वो होता है A11 12 13। देखिए A11 12 13 21 22 23 31 32 33, और इसी का करना होता है हमें ट्रांसपोज। अब मेरे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये काफी बड़ा सवाल है। जैसे 12वें क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो A निकालना, A तो दिया हुआ है, A इनवर्स निकाल कर उसका A से गुणा करके I3 प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो अब ये A इनवर्स निकालेंगे इसमें अपन कुछ स्टेप थोड़े से कम लिखेंगे। कम लिखने का ये मतलब नहीं है कि हम स्टेप उड़ाएंगे, यानी जो कैलकुलेशन है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। रीजन क्या है, बोर्ड के अंदर आपका जो पेपर होगा 3.25 घंटे मिलेंगे, आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका, अगर तो केवल ये A इनवर्स पूछ रहा है, अगर तो ये केवल 11वां सवाल है, तो आप ये 9 के 9 अवयवों के जो सेकंड निकालोगे वो एक एक करके अलग से बताओगे, जैसे मैंने इससे पहले 5.2 में आपको क्वेश्चन दिया था। अब हम
ये 9 के 9 मेंबर सीधे यहां लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ये डिटर्मिनेंट कैसे हेल्प करेगा? देखिए आप, ये डिटर्मिनेंट को देखिए आप, केवल और केवल इस सारणी का मान देखिए। A11 मतलब ये पहला मेंबर, इसका सेकंड निकालना है। ये पंक्ति स्तंभ खत्म हो जाएगा, कोज अल्फा इधर गुना, ये इधर गुना। ये 4 मेंबर को देखिए, इधर गुना हुआ कोज अल्फा, ये 0 हुआ। तो मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आया वो पहले ट्रांसपोज मैंने पहले ही लगा के छोड़ दिया। कई बच्चे से भूले नहीं, ट्रांसपोज अगर चाहे तो पहले भी लगा के छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको साइज नहीं मालूम पड़ेगी किसमें साइज का आएगा, इसलिए केवल पहले आप मेंबर लिखिए। तो पहला मेंबर आपको क्या बताया था? इस कोज अल्फा का सेकंड पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये 4 मेंबर, ये कोज अल्फा, ये 0। तो पहला पॉजिटिव होता है कोज अल्फा। दूसरा माइनस का होगा, अल्टरनेट में होंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चिन्ह चलेगा। तो दूसरा आपका इसका ये खत्म, R1 C1 खत्म, कोज साइन, ये साइन अल्फा का इंटू 1 से किया, ये इंटू इधर किया, तो केवल साइन अल्फा बचा, माइनस का साइन अल्फा लिखा। सावधानी से देखिए, 13 नंबर के लिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये गुणा 0, ये गुणा 0, तो प्लस 0 लिखें, बेटर है कि 0 ही लिख दें। अब ये आपका 21 नंबर, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये हुआ माइनस साइन अल्फा, ये हुआ 0 इधर, तो माइनस साइन अल्फा बचा, लेकिन चिन्ह बदल के लिखोगे तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। 22 नंबर की बात करें तो ये सेंटर वाला 22 नंबर है, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये कोज अल्फा, ये इधर 0, तो कोज अल्फा आया, कोज अल्फा, ये 22 नंबर प्लस का कोज अल्फा ही लिखा। 23 नंबर की बात करें तो ये 23 नंबर, ये पंक्ति, ये स्तंभ खत्म, रो और कॉलम गायब, रो और कॉलम गायब, तो ये 0 का गुणा यहाँ किया और ये 0 का गुणा यहाँ किया, केवल बचा 0, प्लस माइनस देखना नहीं पड़ेगा आपको। अब ये 0 की बात, तो ये 0 के लिए ये खत्म, देखिए आप R3 और ये C1 खत्म, ये इधर 0, ये इधर 0, ये फिर 0 आया, इस 0 का सेकंड, ये खत्म, ये खत्म, ये इधर गुना किया 0। आप मेरी उंगलियों की तरफ भी देखिए, जो वीडियो लेक्चर सुन रहे हो वर्बली नहीं सुनना है, मेन काम है बोर्ड पे देखने का। ये 0 का इससे गुना, माइनस ये साइन अल्फा का गुना इस 0 से, तो ये 0 हुआ। अब लास्ट का जो बचा ये 1 का, तो इसको अच्छे से देखिए, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये 4 मेंबर बचे, ये इधर गुना होगा कोज स्क्वायर अल्फा होगा, और ये इधर गुना होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो एक माइनस हमारे फॉर्मूले का होता है, यही कंडीशन बनेगी, कोज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास बन गया वो आया, R1 को C1 में लिखा, कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0, R2 को यहां लिखा साइन अल्फा कोज अल्फा 0, R3 को लिखा 0 0 1। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, माइनस इंटरचेंज हो गए, लग ऐसे रहा है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर ये डिटर्मिनेंट ए का भाग देना है, डिटर्मिनेंट ए खुद ही 1 है, डिटर्मिनेंट ए का मान 1 है। मुझे तो क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो समीकरण नंबर 1 काम में ले रहा हूं मैं। एक बार बेटे हटाऊंगा, कहीं भी देखना हो वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो। कनेक्टेड सवाल है, हटाते हुए मैं सारे सवाल करूंगा। तो अब ये लिख रहा हूं, सारणिक ए व एडजॉइंट ऑफ ए के मान 1 में रखने पर, 1 में अगर अपन मान रखते हैं तो ए इनवर्स बराबर क्या आता है, देखिए 1, ये भाग देने का मतलब होता है 1 बटा,
यानी इसको आप ऐसा लिखें तो ज्यादा बेटर है, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए, और दूर लगा के लिखें एडजॉइंट ऑफ ए, ये ज्यादा सही है। बात वही है, तो 1/1 हुआ और एडजॉइंट ऑफ ए का मान आया, ये लिखा हुआ है कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 और 1। तो आपका रिजल्ट क्या आया, ए इनवर्स तो आपका मिला, ये 1 हुआ अंदर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा 22 नंबर, कोस एल्फा 23 नंबर 0, 31 0 32 0 और 33 नंबर 1। ये आपका ए इनवर्स आया। ये आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर केवल 11वां क्वेश्चन आ रहा है तो ये जो आपके 9 मेंबर हैं इनको आप अलग से कैलकुलेट कर लें, जैसे कल आपको एक क्वेश्चन बताया था, अलग से कैलकुलेट करने के बाद आप यहां पुट कर दें, बस इतना सा आपको फर्क करना पड़ेगा। अब 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के अंदर चलेगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी और एडजॉइंट ऑफ ए एक बार मैंने हटा दिया, यहां भी काम आएगा, दोबारा निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 आता है तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स मैंने आपको अभी निकाल के बताया ए इनवर्स कैसे निकलेगा। केवल इसके अंदर ए का ए इनवर्स से गुणा करना है। ए का ए इनवर्स से गुणा किस तरह से होगा, देखिए आप ए का ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, एक बार आप वहां लिखना दोनों को। जो ए लिखा हुआ है वो ये रहा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1, उसका ए इनवर्स से गुणा, ये इनवर्स है तो ए इनवर्स लिखा, थोड़ा सा फर्क है, माइनस इधर उधर है, ये है कोस एल्फा साइन एल्फा 0, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ये है माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 और लास्ट में वही 0 0 1। मैंने केवल ए और ए इनवर्स की वैल्यू रखी। अब वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, ए का ए इनवर्स से गुणा। केवल ये 4 मेंबर में आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब 0 बनेंगे, R1 का C1 से गुणा करें, देखो तो ये कोस स्क्वायर एल्फा, ये गुणा R1 का गुणा C1 से किया, क्या आया, कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, इसका इससे गुणा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और 0 होगा तो 0 को मैं नहीं लिख रहा, जगह भी कम है। अब R1 का C2 से गुणा करें, देखो तो ये आया कोस एल्फा और माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब यही R1 का गुणा C3 से करें तो ये 0 ये 0 और ये 0, तो एक ही 0 लिख दिया। R1 का काम खत्म। R2 को उठाओ, यहां गुणा करो तो ये आएगा साइन एल्फा कोस एल्फा, इसका इससे, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस का कोस एल्फा साइन एल्फा आएगा, इसी का गुणा इससे करेंगे तो इसमें आएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 0 लिख देता हूं। R2 को C2 से गुणा किया
अब R3 का गुणा ये R2 का गुणा C3 से करे तो एक 0 दूसरा 0 ये 0, R2 को C3 से गुणा सब 0 तो योग 0, R3 का C1 से ये 0 ये 0 ये 0, इसी का गुणा R3 का इससे एक ये 0 ये दूसरा और ये तीसरा। मेरे पेन की तरफ देखिए आप लोग, ये गुणा मैं आपको बता रहा हूं, गुणा में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। और लास्ट में R3 का गुणा जब मैं C3 से करूंगा तो एक 0 0 और एक का एक से एक बचेगा। ये 6 मेंबर तो चाहे आप ऐसे लिख दे, लेकिन ये 4 मेंबर आपको लिख के ही बताने पड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख दे, कहीं लिख दे 1 0 0 1, फिर वो समझेगा बच्चे ने रट रखा है कि लाना तो मुझे I3 है। अब I3 बढ़ाएंगे तो ये आया A का A इनवर्स से गुणा, ये फॉर्मूला 1, ये अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, कट गए 0 वो 0, ये विपरीत चिन्ह, ये 1 वो 0 0 0 1, तो ये आपका बन गया I3, इसको I3 बोलते हैं। तो हमारा ये जो 12वां क्वेश्चन है ये किस तरह से प्रूव हुआ, यहां लिख रहा हूं, A का A इनवर्स से गुणा किया था I3 आया। अच्छे से आप देखिए ये 12वां सवाल। अब 13वें की बात करते हैं। तो 13वें सवाल के अंदर अभी अपन ने इनवर्स निकाला है, इनवर्स अभी निकाला है। कहता है A इनवर्स को ये प्रूव करो F माइनस एल्फा। तो इसको आप अच्छे से देखिए, मैं आपके सामने इसको करके बता रहा हूं कैसे करेंगे। एक बार मैं इसे हटा रहा हूं। 13वें सवाल के अंदर हमने अभी ये इनवर्स निकाला है। मैं ये इनवर्स को यहां बचा के लिख लिया है क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, ए इनवर्स निकालना है आपको। इसमें सबसे पहले अगर ये सेपरेट 13वां क्वेश्चन आ रहा है तो आप ए इनवर्स निकाल लो, ए इनवर्स को लिखो। फिर तो ए इनवर्स जब निकाला था वो आया क्या, ये वो ए इनवर्स लिख रहा है, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। अब बात करते हैं इसकी। अब पहले इसको समझो आप। ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें एफ एल्फा का क्या मतलब है, ये दो स्टेप देखिए आप। मेरे को अगर कहे एफ थीटा तो मैं इसको किस तरह से चेंज करूंगा, केवल ये लिखूंगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। देखिए यानी जो वेरिएबल है वो वेरिएबल चेंज हो रहा है खाली, और कुछ भी नहीं हो रहा। आपसे कहता है कि आपको एफ 5 डिग्री बताना है, तो जो एंगल है यहां कोस 5 डिग्री साइन 5 डिग्री ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, ये एफ 5 डिग्री हो गया। तो एक बार जब मैं f माइनस एल्फा लिखूं, ये तो नंबर 1 डाल दिया, ये तो हम प्रूव कर चुके। f माइनस एल्फा क्या आएगा आप ये बताइए। यहां जब एल्फा को माइनस एल्फा से रिप्लेस कर दो तो करते हैं, तो ये आएगा कोस माइनस एल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा। इस सवाल के अंदर
एफ एल्फा में एल्फा की जगह माइनस एल्फा लगा रहा हूं, साइन माइनस एल्फा कोज माइनस एल्फा 0 0 0 1। सावधानी से आप लोग बोर्ड पे देखिए, एफ एल्फा में एल्फा की जगह माइनस एल्फा प्रतिस्थापित करने पर, तो कोई बच्चा कहता है ना इस चीज को सर लिखा नहीं, तो लिखने की ऐसी नीड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। क्या लिखना है? एफ एल्फा में एल्फा के स्थान पर माइनस एल्फा प्रतिस्थापित करने पर, ये हमने प्रतिस्थापित कर दिया यहां। तो अब ये 4 के 4 जगह फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? कोज माइनस थीटा, कोज थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर माइनस साइन थीटा होता है। तो जब ये फॉर्मूले लगाऊंगा काम खत्म। एफ माइनस एल्फा की वैल्यू आएगी, ये कोस थीटा ही बनेगा, यानी कोस एल्फा ही रहेगा। ये एक माइनस और बाहर आएगा, साइन एल्फा हो जाएगा, ये 0 है, ये माइनस बाहर, ये माइनस खत्म, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, ये नंबर 2। अब 1 और 2 देखिए आप, दोनों के दोनों अवयव समान है, तो अपन फिर ये लिखेंगे बाय 1 और 2, 1 व 2 से सिद्ध हुआ ए इनवर्स की वैल्यू एफ माइनस एल्फा। अब इस क्वेश्चन का बचा पार्ट नंबर 14। ये 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, सब अलग अलग आएंगे, इनमें से एक आएगा क्योंकि टाइम लग रहा है, बड़े सवाल है। तो यहां अपन को क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए की कैलकुलेशन करनी है केवल और केवल। तो मैंने अभी आपको एडजॉइंट ऑफ ए बताया था, इसी सवाल में बताया था, मैंने हटा दिया। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं, अब तसल्ली से बता देता हूं। अगर मान ले खाली एडजॉइंट ऑफ ए पूछता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकलेगा उसको आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कैपिटल ए 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, और इसका ट्रांसपोज, ये नंबर डाल दिया मैंने। एक हल कर रहा हूं, हल है 14 नंबर का। इस सवाल में मुझे सारणिक ए का मान भी चाहिए। सारणिक ए मैंने अभी निकाल के आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आई सारणिक ए का मान 1 था, दोबारा दिखा देता हूं। सारणिक ए बराबर वो ऐसा कैसा लिखा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। इससे पहले हमने प्रसार नहीं किया, हमने सारूस विधि लगाई थी सारणिक। अब प्रसार करके निकाल देता हूं, बातों को आप समझिए अच्छी तरह से। तो प्रसार कैसे ही कर लो, R1 के सापेक्ष कर लो, R1 के सापेक्ष। अब बच्चा ये कहता है कि साहब ये जो C3 है इसमें 2 0 है, इसके सापेक्ष कर दो, लिख दो। R1 से भी वही आएगा, C3 के सापेक्ष प्रसार करूं तो सारणिक का मान
इसमें 2 जीरो है, केवल ये 1 बचा, तो इसका निशान होता है प्लस माइनस प्लस 1 लिखा, और केवल ये 4 मेंबर लिखे, कोज एल्फा माइनस साइन एल्फा। अच्छे से देखिए, साइन एल्फा कोज एल्फा, तो वैल्यू क्या आई, ये इधर गुना हुआ कोज स्क्वायर एल्फा माइनस फॉर्मूले का, और ये इधर गुना हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। साइनिक ए का मान आया कोज स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर ए। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। ये एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिख रखा है, क्योंकि सारणिक भी काम में लेनी थी तो मैंने पहले सारणिक भी बीच में लिख दी। तो क्या करेंगे अब a 11 12 13 ये सारे मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको 2 3 4 निकाल के बता रहा हूं। देखिए a 11 प्लस का होगा, आप चाहें तो आगे प्लस लिख सकते हैं। ये जहां है पंक्ति खत्म, स्तंभ खत्म, ये मेंबर बचे कोज एल्फा 0 और 0 और 1, ये 4 मेंबर लिखे, इसकी वैल्यू कोज एल्फा आती। देखिए आप ऐसे ही आपको ये 12 निकालना है। अगर अलग से ये सवाल आ रहा है तो आपको ये सब निकालने पड़ेंगे। ये खत्म, ये 4 मेंबर, साइन एल्फा 0 0 और 1, तो ये माइनस का साइन एल्फा है। एक बार प्लस माइनस ऐसे सब आएंगे। और यही हम पहले, इससे पहले के टॉपिक, पहले के क्वेश्चन में जब ए इनवर्स निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से आया था। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबके नंबर लिखूं, कोज एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोज एल्फा 0 0 0 1, ये 9 के 9 जो सेकंड थे मेरे, ये सबका ट्रांसपोज और करना है, ये ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइनली ये बना के छोड़ दिया था, कोज एल्फा माइनस साइन एल्फा और 0 R1 C1 में R2 और ये R3 C3 के अंदर। अलग अलग सारे क्वेश्चन करके बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे ले जाओ, बैक करो, दोबारा देखो। अब ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है किस तरह से होगा, ए का एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करना है। तो गुणा करके मैं आपको बताता हूं। देखिए ए का एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा किस तरह से होगा। ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से कर रहे हैं, तो एक बार तो आप लिखना वहां, ए ये लिखा हुआ है कोज एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोज एल्फा 0 0 0 1, और एडजॉइंट ये काम अभी पहले भी उसी क्वेश्चन में किया है। ये आया कोज एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोज एल्फा 0 0 0 1। तो ए का एडजॉइंट ऑफ ए से जो गुणा आया R1 C1 जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अभी इससे पहले करके बताया, कोज स्क्वायर एल्फा देखे और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा और 0, R2 C2 किया तो कोज एल्फा साइन एल्फा, कोज एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा कोज एल्फा। 0 को नहीं लिखा मैं,
R1C3 किया, ये 0 ये 0 ये 0 अभी किया था, इससे पहले वही सेम रिपीट हो रहा है। अब जब यहां करोगे R2 का C1 से तो साइन एल्फा कोज एल्फा और माइनस इसका इससे गुणा कोज एल्फा साइन एल्फा। अब ये दोनों गुणा हुआ, साइन स्क्वायर एल्फा कोज स्क्वायर एल्फा 0 साइन स्क्वायर एल्फा कोज स्क्वायर एल्फा प्लस 0, ये 0 आएगा। क्यों आएगा? R2C3 किया 0 0 0। अब R3C1 करना, एक 0 दूसरा और तीसरा 0। R3C2 करे, एक 0 दूसरा और तीसरा। जब R3 का C3 से गुणा करोगे 1 2 और ये वापस 1, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर 1, ये कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। A का एडजॉइंट ऑफ A से गुणा, ये सारा का सारा I3 लिखा हुआ है। अब हमें तो लाना क्या है? A गुणा I3। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं A एडजॉइंट ऑफ A बराबर I3, इसके आगे मैंने 1 लिख लिया। 1 तो गुणा कर सकते हैं, सारणिक का मान 1 ही था, अभी सारणिक का जब मान निकाला था इससे पहले हटा दिया मैंने, 1 था तो उस 1 की जगह क्या लिखेंगे? सारणिक A का मान 1 था, ये यहां रख रहा हूं, तो A का एडजॉइंट ऑफ A से जब गुणा किया तो वो क्या आया? सारणिक A गुणा I3, ये एक पार्ट हो गया। अब आप इसका जवाब कैसे दोगे? आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है? देखिए, मैंने ये वाला पार्ट किया है, सेम वही है। अब उसमें क्या करना था? एडजॉइंट ऑफ A को आगे रखना था, A को पीछे रखना था, यानी ये आगे तो आगे आएगा, ये पीछे आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लिखना क्या है? ऐसा लिखना है, इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ A का जब A से गुणा होगा तो भी क्या आएगा? सारणिक A इंटू I3। इसको नंबर और इसको भी नंबर, इसको नंबर मैंने 3 या 4 जो भी नंबर चल रहा है 3 डाला, इसको 4 डाला, फिर लिखेंगे 3 व 4 से सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? ये लिखना है एज इट इज, U का U। तो ये सवाल जो आपका था, ये बुक के अंदर एक ही सवाल में इसके चारों भाग हैं, इनमें से कोई भी एक पार्ट आएगा। आपको मैंने सारे पार्ट किए हैं, अगर एक पार्ट आता है उसे भी तरीके से करना है, चारों पार्ट आपके उसमें नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिलेंगे, वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सारणिक के अनुप्रयोग की। सारणिक के अनुप्रयोग यानी जो सारणिक है उसको अपन दैनिक जीवन में कैसे एप्लीकेबल करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंट, उसको अपन किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला इम्प्लीमेंट है हमारा, पहला अनुप्रयोग है, यदि शीर्ष दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल काफी बार निकाला है,
अगर आपको शीर्ष दिए हुए हैं, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो क्षेत्रफल हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार इसको देखते हैं। मेरे पास अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं शीर्ष मेरे पास x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2 और तीसरा शीर्ष x3 y3 है। अगर इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं, तो हमारे पास पिछली क्लासेस के अंदर एक फॉर्मूला था, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल इसका आपने दिया था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3, एक सीक्वेंस ही चलती है। 10वीं का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये क्षेत्रफल जैसा भी आता है, कई बार इसकी गणना ऋणात्मक होती है तो अपन इसको पॉजिटिव लिखते हैं। तो 10वीं में इस तरह से हम मापांक भी लगा सकते हैं। इसके आगे ये जो एरिया होगा ये धनात्मक होगा। अब ये सारणिक नहीं है, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो केवल अपन ये बता रहे हैं पॉजिटिव होता है, 10th क्लास का ये फॉर्मूला है। अब हमें इससे सारणिक में कन्वर्ट करना है। मेरा पहला ही टॉपिक है सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, यानी दैनिक जीवन में सारणिक को काम में कैसे लेते हैं। तो आपके पास जो 12th क्लास है उसके अंदर क्वेश्चन है, अगर कहीं भी आपको त्रिभुज का एरिया निकालना पड़े तो 10वीं का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको उसको सारणिक रूप में कन्वर्ट करना है। यानी यदि शीर्ष दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं, सारणिक के द्वारा। एप्लीकेशन की बात हो रही है, सारणिक विधि लगेगी। कैसे विधि लगेगी, देखिए, ये जो एरिया है इसको मैं डेल्टा के बराबर मान सकता हूं या कुछ भी लिख सकता हूं, क्योंकि सारणिक भी हमारा एक संख्यात्मक मान होता है। तो क्षेत्रफल को मैंने डेल्टा लिखा बराबर 1/2। मैं इसे सबसे पहले इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो 1/2 x1, 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस कॉमन ले रहा हूं y, x2 बाहर, x2 प्लस का है माइनस का लिख दिया, यहां लिख दिया y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको डिटर्मिनेंट के अंदर ये क्षेत्रफल कैसे बनेगा। तो डेल्टा हमारा बना 1/2। तो यहां लिखा x1, इसे मैं सारणिक में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसा लिख सकता हूं y2 y3 और 1 1। देखिए जब इस सारणिक को आप गुणा करेंगे, इधर गुणा होगा, y2 माइनस लगेगा, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा y3 माइनस x2। इसको लिख रहा हूं y1 y3 1 1। इस ब्रैकेट को मैंने इस तरह से लिखा है, समझिए आप लोग। गुणा करें तो ये वापस y1 माइनस y3 प्लस x3 बाहर, और जब इसे लिखूं तो मैं सारणिक रूप में ऐसा लिख सकता हूं y1 y2 1 1 और ये फिर ब्रैकेट। ये सारणिक का सॉल्यूशन देखिए, 3 सारणिक दिए हुए हैं। ये सारणिक का सॉल्यूशन ऊपर इस ब्रैकेट के अंदर है, इस सारणिक का सॉल्यूशन ये रहा और इस सारणिक का सॉल्यूशन ये रहा। क्लियर। अब डेल्टा की जो वैल्यू आई, जो मेरा क्षेत्रफल आया, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। अगर मैं इस सारणिक का C1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो वो प्रसार ये लिखा हुआ है। देखिए आप C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहला मेंबर x1, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये 4 मेंबर बचेंगे, ये 4 मेंबर की पोजीशन।
प्लस फिर माइनस माइनस x2, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये चार मेंबर कौन से बचेंगे, y1 1 y3 1, ये लिखा हुआ है y1 1 y3 1। अगला प्लस का x3, तो x3 प्लस का ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, ये चार मेंबर बचेंगे, ये चार मेंबर लिखे हुए हैं y1 1 y2 1, ये रहा y1 1 y2 1। तो ये कनेक्टिव हो गया, कनेक्शन बन गया। हमने जो 10th का हमारा फॉर्मूला था उसे सारणिक रूप में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। तो यदि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं तो सारणिक रूप में जो उसका क्षेत्रफल होगा वो आप चाहे डेल्टा दीजिए नाम, या केवल आप हिंदी में क्षेत्रफल लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्षेत्रफल बराबर जो क्षेत्रफल होगा वो सारणिक का ये फॉर्मूला होगा। क्षेत्रफल के बाद आपको हमेशा जो इसकी इकाई है वो लिखनी है वर्ग इकाई। जैसे क्षेत्रफल आपका 10 आया तो लिखेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे वर्ग इकाई। अगर कभी भी गणना ऋणात्मक आ जाती है तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, अतः ऋणात्मक संभव नहीं है। अतः क्षेत्रफल को नेगेटिव से पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। तो ये पहली एप्लीकेशन है सारणिक के अनुप्रयोग के अंदर। अब दूसरी बात, इसी के अंदर मैं कनेक्टिव कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन मेरे पास इसकी है। तो पहली बात एरिया की, पार्ट 1 हो गया। बी पार्ट की भी अपन बात कर लेते हैं। बी पार्ट का मेरा नाम है समरेखीय या संरेखीय, एक ही बात है। समरेखीय को बोलते हैं कोलिनियर होने का प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है। समरेखीय कब होते हैं, तीन बिंदु आपस में समरेखीय होंगे। मेरे पास कोई भी तीन बिंदु मैं यहां बना रहा हूं, देखिए ये तीन बिंदु आपस में समरेखीय होंगे अगर वो एक ही रेखा पर स्थित हो। अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर हैं तो वो आपस में 100% समरेखीय होंगे। अब समरेखीय होंगे तो क्या इनसे त्रिभुज बनेगा क्या? ये तीन बिंदु एक ही लाइन में हैं, इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। कारण क्या है? त्रिभुज बनने के लिए दो बिंदु तो एक लाइन में हो, एक बिंदु बाहर चला जाए। दो बिंदु एक ही लाइन में हो, एक बिंदु बाहर चला जाए। मैं इसे आपको समझा रहा हूं, थोड़ा समझिए इस चीज को। ये क्षेत्रफल तो अपना निकल गया। ये क्षेत्रफल तो तब निकला जब शीर्ष आपको दिए गए हैं। अब अपनी बात है समरेखीय होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो समरेख होते हैं। देखिए आप, ये दो बिंदु एक ही रेखा पर हैं। अब जो तीसरा बिंदु अगर ये है, ये मान ले बाहर चला गया, ये इस रेखा से उठकर यहां आ गया, तो अब त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये बिंदु तीनों एक ही रेखा पर हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ये देखिए। लेकिन हमारे पास गणित का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हम जो धारणा मान लेते हैं हम उससे हिलते नहीं। हमने ऐसा मान रखा है कि कहीं भी कोई तीन बिंदु हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3,
तो तीनों बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। उस टाइम ऐसा नहीं कहा था कि तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं होने चाहिए, केवल इतना सा लिखा था अगर तीन बिंदुओं को मिलाओगे तो कोई त्रिभुज बन जाएगा। अब हम उसी धारणा पर हैं, इससे त्रिभुज बन नहीं रहा, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो ऐसा मान लेते हैं त्रिभुज बन गया। हमने ये मान लिया कि ये तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर हैं, इनसे भी त्रिभुज बना और इससे भी त्रिभुज बना, तो इन दोनों के त्रिभुजों में अंतर क्या हुआ आपको बता रखा है। तीन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर तो जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो 0 से बड़ा होगा। क्षेत्रफल धनात्मक होता है, यानी इसमें तो क्षेत्रफल है। ऐसा कह देता हूं कि इस त्रिभुज के अंदर क्षेत्रफल है। अब वो क्षेत्रफल कितना ही हो, 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, त्रिभुज इससे भी बनेगा, ऐसा मान लिया। तो जो त्रिभुज होगा, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसमें क्षेत्रफल नहीं होगा। अब क्षेत्रफल किस तरह से नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य होगा। होगा तो सही, शून्य क्षेत्रफल कैसे हुआ, कोई भी पॉइंट बाहर नहीं गया। अगर एरिया निकाला तो इसके अंदर एरिया डेल्टा का मान 0 होगा, और जब अपना एक बिंदु बाहर आ गया तो जो डेल्टा का मान आएगा, जो एरिया का मान आएगा, वो 0 से बड़ा होगा। यहां तो डेल्टा हो गया, बड़ा हो गया 0 से, और ये हाँ समरेखीय के अंदर जो समरेखीय की कंडीशन आई, यानी ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो तीन बिंदु के समरेखीय होने की शर्त क्या है, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0 होगा। अब वही के वही तीनों बिंदु है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो जो क्षेत्रफल है इसको 0 करूं, यानी ये जो मेरा एरिया निकला हुआ है डेल्टा, तो क्षेत्रफल 0 बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये 0 कर दिया। 1/2 को उधर भेज दिया, तो मेरे पास समरेख होने की कंडीशन क्या आई, ये 0 तो उधर, ये 1/2 तो उधर चला गया, यानी कंडीशन हमारी ये हुई x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का मान, इस सारणिक का मान, ये क्षेत्रफल ही है, 1/2 लगा दो दोनों तरफ तो क्षेत्रफल ही हो गया। इस सारणिक का मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर तीन बिंदु समरेख है तो x1 y1 1, x2 y2 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका मान 0 हो। क्रम ऐसे याद करो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, डिटर्मिनेंट है, रो और कॉलम इंटरचेंज भी कर सकते हो आप। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो है समरेखीय होने की कंडीशन, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो इस कंडीशन को मैं लिख भी सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां बता देता हूं आपको। कंडीशन क्या हुई, समरेख होने का क्या प्रतिबंध हुआ, यदि x1 y1 x2 y2 व x3 y3 तीन बिंदु हो गई एक समतल के अंदर, ये तीन बिंदु हैं, समरेखीय हों
समरेखीय हो, कोलिनियर हो, तो कब होंगे वो? जब x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1 की वैल्यू होगी 0। देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट आपका एक हिस्सा है, समरेख होने का प्रतिबंध है। इसको बोलते हैं संरेखीय या समरेखीय, कुछ भी नाम दे लो आप, नाम ही क्लियर है। समरेखीय, समान रेखा पर 3 बिंदु, एक ही रेखा पर 3 बिंदु समरेखीय होने का प्रतिबंध। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से याद रखिए। समरेखीय होने की कंडीशन और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों आपको मैंने बताए हैं। किस कंडीशन में? जब उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हो। यहां बात करिए समरेखीय बिंदु की। ये 3 बिंदु, पहला x1, y1, दूसरा बिंदु x2, y2 और तीसरा बिंदु x3, y3 समरेख होगा। कब होगा? जब उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो 0 किया तो उधर चला गया, ये कंडीशन आई। इसको मैंने यहां लिखा हुआ है। इसमें कंडीशन क्या होती है? डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि एरिया हमेशा धनात्मक। इसमें कंडीशन आती है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझिए। इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन अपन फिर करेंगे। धन्यवाद।